गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का निबंध ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती का जन्म होता है सन 1926 में और मृत्यु होती है 1997 में। धर्मवीर भारती का जन्म कब होता है? 1926 में और इनकी मृत्यु होती है 1997 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म अतरसुइया इलाहाबाद में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है। सृजन करने का अर्थ होता है लिखना, बनाना, यानी कि उन्होंने सभी विधाओं में काव्य को लिखा है। साप्ताहिक पत्रिका, इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था धर्मयुग। धर्मयुग का संपादन उन्होंने किया है और इस धर्मयुग नामक पत्रिका से वे काफी लोकप्रिय भी हुए। इससे पूर्व भारती यानी धर्मवीर भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। इनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन, संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कहानी संग्रह। इनकी प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी काव्य रचनाओं के नाम है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत। इनके उपन्यासों के नाम है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। इनके निबंध कौन कौन से हैं? ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। इनके एकांकी व नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि। इनका नाटक है पद्य नाटक अंधा युग। और आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य। धर्मवीर भारती जी 70 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी उच्च शिक्षा होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इसके अतिरिक्त इन्होंने रेखा चित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। धर्मवीर भारती जी को कौन कौन से सम्मान मिले? धर्मवीर भारती जी को कौन कौन से सम्मान मिले? इन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है धर्मवीर भारती को 1972 के अंदर। 1984 के अंदर वेली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया है। 1984 के अंदर इन्हें सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया था। 1988 के अंदर महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, जो अपना उदयपुर से संचालित है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार का सम्मान इन्हें दिया गया। 1989 के अंदर संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला है और राजेंद्र प्रसाद सम्मान, भारत भारती सम्मान भी इन्हें मिला है। 1994 के अंदर महाराष्ट्र गौरव कौंडिन्य न्यास व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है। 1994 में महाराष्ट्र गौरव कौंडिन्य न्यास व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है। धर्मवीर भारती जी का जो नाटक है, जो निबंध है ठेले पर हिमालय में, लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कौसानी कहाँ पर है? कौसानी है उत्तराखंड के अंदर। कौसानी है उत्तराखंड के अंदर।
सोमेश्वर की घाटी में बसा कोसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कोसानी, जो कोसानी जिला है वो हमें किसकी याद दिलाता है? स्विट्जरलैंड की, जो हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिलियां देखकर कवि के स्मृति पटल यानी उन्हें याद आना। स्मृति पटल में वह कोसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद्व से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। अब कवि का निबंध है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है। नए की ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। दिलचस्प यानी आकर्षक, शीर्षक यानी नाम, बैठे बिठाए यानी बिना प्रयत्न किए, अनायास। अभी कल ही की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। अल्मोड़ा है तो बर्फ को देखते रहे, क्योंकि वहां पर तो बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, उत्तराखंड के अंदर है। बर्फ को देखते रहे और उड़ती हुई भाव में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। कैसे कि एक जो रेडे वाला था वो क्या है कि बर्फ की सिलियां उसने उस रेडी पर लाद रखी थी, हाथ वाली रेडी पर, और वह उसे ले जा रहा था। तो जो धर्मवीर भारतीय गद्यकार जिन्होंने इस निबंधकार जिन्होंने इस निबंध को लिखा है, वे और उनके जो दोस्त हैं अल्मोड़ा जिले से, दोनों एक पान की दुकान पर खड़े थे। पान खाने के लिए आए थे भाई साहब, पान खाने के लिए आए थे। पान की दुकान पर खड़े थे। बर्फ वाला वह ठेला उनके पास से ले जाता और बर्फ जो उसके ऊपर जो बर्फ रखी हुई थी, सफेद सफेद बर्फ, जिसके अंदर से ठंडी बर्फ से क्या निकल रही थी? भाप निकल रही थी, भापें निकल रही थी, भाप निकल रही थी। उन्होंने देखा तो उनके जो मित्र हैं वो खो गए और खोए खोए से बोले कि अरे यार, यही तो मित्र हमारे हिमालय की एक शोभा है, यही तो बर्फ, यह जो बर्फ है यही तो हमारे हिमालय की शोभा है। और तुरंत ही जो धर्मवीर भारतीय निबंध लेखक, उनके मन में यह शीर्षक आ गया, क्या कि ठेले पर हिमालय। हिमालय पर क्या जमी हुई है? हिमालय पर जमी हुई है बर्फ। और बर्फ वहां पर कहाँ थी? बर्फ वहां पर थी ठेले के ऊपर। और उनके जो दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि यही तो जो बर्फ है वह हिमालय की शोभा है। और उनके मन में शीर्षक आ जाता है कि ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियां बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद यानी शीर्षक तो मौजूद है। आप नए कवि हैं, नए कवि यानी जो अभी अभी आपने रचनाएं करनी शुरू की है, तो आप इसे ले जा सकते हैं, शीर्षक को ले जा सकते हैं और इस पर 200-300 पंक्तियां लिखो। बेडौल यानी बेतुकी, बिना हिसाब किताब वाली बेडौल बेतुकी पंक्तियां लिखो। तो भाई इसे ले जाए और शीर्षक मौजूद है। और अगर नई कविता से नाराज हो तो सललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ को डांटे उतरे आओ। अब कवि कह रहे हैं नए कवियों से कि ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको।
ठेले पर लदो, यानी ठेले पर क्या लदी हुई है? ठेले पर लदी हुई है बर्फ। और पान की दुकानों पर क्या बिक रही है? पान की दुकानों पर भी वही बर्फ टुकड़ों के अंदर पान की दुकानों पर बिकती है। तो कवि कह रहे हैं, नए कवियों से कह रहे हैं, धर्मवीर भारती नए कवियों से कह रहे हैं कि आप वहां क्यों चढ़ बैठे हो, ऊंचे शिखरों पर क्यों जाते हो? आप तो यहीं पर आ जाओ, क्योंकि जो हिमालय पर क्या है? बर्फ है, और बर्फ तो यहीं पर ठेलों पर लदी हुई है। ठेले पर लदो और पान की दुकानों पर बिको। जो बर्फ है वो कहाँ बिक रही है? पान की दुकानों पर बिक रही है। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। धर्मवीर भारती क्या करें कि ये जो सारी बातें हैं ये उसी समय उनके मन में आ गई। कब? जब वो देखते हैं कि बर्फ है वो कहाँ पर लदी हुई है, बर्फ ठेले पर लदी हुई है, तो ये सारी बातें उनके दिमाग में उसी समय आ जाती हैं। और जो उनके मित्र थे जो गुरुजन थे, उनके जो मित्र थे अल्मोड़ा वाले, उनको भी उन्होंने ये बताया। वे हंसे भी और वे हंसने लगे, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजले बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूं क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। कवि क्या कह रहे हैं? धर्मवीर भारती कह रहे हैं कि ये सारी बातें हैं ये उसी समय उनके मन में आती हैं और वो अपने गुरुजन, जो उनके गुरुजन थे, मित्र थे, उन्हें बता देते हैं और वे हंसते भी हैं। जब ये धर्मवीर भारती उन्हें बात बताते हैं तो वे क्या लग जाते हैं? हंसने लग जाते हैं। धर्मवीर भारती कहते हैं कि यह बात जब उन्होंने देखा कि जो उनके मित्र हैं उनके ऊपर यह बात क्या कर गई है? खरोंच कर गई है। और जो उनका गांव है, उस गांव से वहां से वो जो 50 मील की दूरी है, वहां से जो 50 मील की दूरी है वह भी उन बादलों के बीच में उस हिमालय को देख रही है। उनकी जो नजर है 50 मील दूर बादलों के बीच में उस सफेद हिमालय को देख रही है, जो दूध या सफेद हिमालय उसे देख रही है। जो चांदनी रात में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जल में दूध या समुद्र की तरह मचलते देखा है। किसने देखा? उनके जो गुरुजन थे अल्मोड़ा वाले, उन्होंने देखा। कवि क्या कह रहे हैं कि उनके मन पर हिमालय की बर्फ भी एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो बाद में उन्हें याद आने पर उनके मन में पिरा उठती है, यानी मचल उठती है। यह मैं जानता हूं क्योंकि उन्होंने भी इस बर्फ को देखा है, कि क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। कवि ने भी वह बर्फ देखी है, हिमालय की उस बर्फ को कवि ने भी देखा है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग ओसाने गए थे। अब इस निबंध में कवि बता रहे हैं, धर्मवीर भारती बता रहे हैं कि सच बात तो यह है कि इस बर्फ को, सिर्फ बर्फ को देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बर्फ को देखने के लिए ही कवि अल्मोड़ा जाते हैं, इस बर्फ को निकट से देखने के लिए ही कवि कहां पर जाते हैं? कोसानी जाते हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चल जाती है और दूसरी कोसानी। अब कवि बता रहे हैं अपनी यात्रा के बारे में कि वो नैनीताल से रानीखेत जाते हैं और रानीखेत से जाते हैं मजगाली के जो भयानक मोड़ है उनको पार करके वो जाते हैं कोसी, और कोसी से 2 सड़कें निकलती है। एक सड़क जाती है अल्मोड़ा और दूसरी सड़क जाती है कोसानी। दूसरी सड़क कहां पर जाती है? कोसानी। कि कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है। कुरूप यानी बिना रूप का वह रास्ता, कि वहां का जो पहाड़ों का रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और बहुत ही कष्टप्रद रास्ता होता है।
कवि कह रहे हैं कि कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता, कि जो रास्ता है वह कष्टप्रद, सूखा और कुरूप है, यानी अच्छा नहीं है। पानी का नहीं नाम निशान नहीं कहीं, और पानी भी उनको पीने के लिए रास्ते में नहीं मिला। तो कवि कह रहे हैं पानी का कहीं नाम निशान भी नहीं है, सूखे भूरे पहाड़ हरियाली का नाम नहीं है, कि जो पहाड़ है वो भी कैसे हैं, सूखे हुए, यानी उन पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो कैसे हैं, सूखे और भूरे। दूर से पहाड़ भूरे दिखाई देते हैं, जो पत्थर है वह भूरा दिखाई दे रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जो दूर से भूरे पहाड़ है वो हमें सूखे और भूरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पर हरियाली नहीं है। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो ढाल है, पहाड़ों की ढाल है, उनको काटकर रास्ता बनाया गया है। पहाड़ों के ढालों को काटकर जो रास्ता बनाया गया है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अल्मोड़े जाने का, वहां अल्मोड़ा और कोसानी जाने का जो रास्ता है वो पहाड़ों को काटकर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि उधर पहाड़ी है, हमारे जैसे समतल जमीनें नहीं है। तो अल्मोड़ा का एक जो ड्राइवर है, नौसिखिया यानी ना समझ, बिना समझ के ना समझ जो ड्राइवर है वह कैसा है, लापरवाह ड्राइवर है। लापरवाही से ड्राइवरी कर रहा है, लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, जिसने जितने भी जितने भी मुसाफिर यानी यात्रीगण, जितने भी यात्री उस बस में बैठे थे, उनकी हालत पीली खराब कर दी, उनकी हालत खराब कर दी कि कोसी पहुंचते पहुंचते उनके जो चेहरे वो डर के मारे कैसे हो गए, पीले पड़ गए। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अल्मोड़ा का एक जो ड्राइवर है, ना समझ ड्राइवर जो ड्राइवरी कर रहे हैं, वह सारे के सारे जितने भी यात्री हैं उनकी हालत खराब कर देता है, और कोसी पहुंचते पहुंचते उनके चेहरे कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहां उतर गए, बस अल्मोड़े चली गई। कोसी उतर जाते हैं, एक तो धर्मवीर भारती और एक उनका दोस्त, और बस कहाँ चली जाती है, बस चली जाती है अल्मोड़ा, और वह उनको जाना है कोसानी जाना है, तो वो कोसी के अंदर उतर के, कोसी से दो सड़कें जाती है, एक सड़क जाती है अल्मोड़ा और दूसरी सड़क जाती है कोसानी। तो उन्हें जाना है, धर्मवीर भारती को जाना है कोसानी, तो वो क्या है, उस बस से कोसी के अंदर उतर जाते हैं। बस अल्मोड़े चली गई। सामने एक टिन शेड में काट की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे, कि बस तो कहाँ चली गई, बस अल्मोड़ा चली गई, और सामने जो टिन शेड है, एक टिन शेड लगा हुआ था बस स्टैंड पर, जो जैसे टिन शेड लगे हुए थे वैसे एक टिन शेड लगा हुआ था, और उसके नीचे एक काठ की बेंच लगी हुई थी। काठ की क्या लगी हुई थी, बेंच लगी हुई थी। उस बेंच के ऊपर कवि धर्मवीर भारती और उनका साथी वहां पर बैठ जाते और समय को काटते रहते हैं। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। उनकी तबीयत कैसी हो गई, तबीयत सुस्त हो गई, नरम हो गई। क्योंकि एक तो ढलान वाली सड़कों से चलकर आए थे, और दूसरा ड्राइवर भी ऐसा ही था, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर लापरवाही से बस चला रहा था, और बैठे बैठे 2 घंटे भी हो गए थे, इसलिए उनकी जो तबीयत है वो सुस्त हो गई। और मौसम में उमस थी, गर्मी का मौसम था। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। अब कवि कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद में दूसरी लॉरी आई, बस आकर वहां पर रुकी, और उस बस से उनके जो मित्र है प्रसन्न बदन शुक्ल जी, वो जब उतरे तो उन्हें देखकर कवि कह रहा है कि हमारी जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। कवि कह रहे हैं कि शुक्ल जी, जो बदन शुक्ल जी हैं, प्रसन्न बदन शुक्ल जी, उनके जैसा साथी, अगर पिछले जन्म में अपन ने जो कोई पुण्य कार्य किए
तभी वैसा आदमी हमें मिल सकता है, वरना ऐसा आदमी हमें नहीं मिल सकता। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं, पर हमें देखते हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था, कि उन्होंने हमें कहा कि आप कौसानी आओ, आप आकर देखो, हिमालय को देखो, वहां पर गिरी हुई बर्फ को देखो। तो उन्होंने उत्साह दिलाया था कौसानी आने का और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं। कवि कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर कभी हमने थकान और सुस्ती कभी हमने देखी नहीं। बदन शुक्ल जी के चेहरे पर हमने कभी थकान और सुस्ती नहीं देखी, और उन्हें देखते हमारी भी सारी थकान है वो भी चली जाती थी, यानी काफूर हो जाया करती थी, चली जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? कवि कह रहे हैं कि पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बायनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। अब धर्मवीर भारती कह रहे हैं शुक्ल जी तो थे, लेकिन उनके साथ एक दुबले पतले और सांवले शरीर वाला एक आदमी और था, जो कि एमिल जोला सी दाढ़ी, यानी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, और ढीली ढाली पतलून, यानी पजामा पहने हुए था। पतलून का अर्थ होता है ढीला ढाला पजामा पहने हुए था, और उसके कंधे पर ऊनी जर्किन पड़ी हुई थी, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बायनाकुलर, कि उसके जो कंधा है उसके ऊपर जाने कोई थर्मस लटका हुआ था या कैमरा लटका हुआ था। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की, और उस बाबू साहब की चाल भी अटपटी थी। एक तो उसने ढीली डाली पतलून पहन रखी थी और चाल उसकी अटपटी थी। यह दुबला पतला मुझ जैसा ही कोई सिंकिया शरीर, और उस पर आपका झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन, अकादमी ने इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है, उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया, कितना मीठा था हृदय से वह, वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। अब उनके मन की बात को शुक्ल जी ने भाप कर कहा कि ये जो मेरे साथ आदमी है, दुबले पतले आदमी, ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार सेन जी हैं, यानी मेरे साथ जो आदमी ये मशहूर चित्रकार हैं सेन जी, और इन अकादमी द्वारा जो इनकी कृतियां हैं, इन्होंने जो चित्र बनाए उन पर इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, और पुरस्कार मिलने से उन्हीं रुपयों से ये घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। और जो सेन साहब हैं थोड़ी देर में धर्मवीर भारती जी के साथ घुल मिल गए, और कितना मीठा था वह हृदय से, कि उन्होंने आगे चलकर जब वह घुल मिल गए तो उन्होंने देखा कि आदमी तो बहुत ही अच्छा है, खूब मीठा है बोलचाल से। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया, कोसी से बस चली तो रास्ते का जो दृश्य था वो सारा का सारा बदल गया, क्योंकि जब वो पहले वाली बस में आए तो वह रास्ता था टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ थे, सूखे पहाड़ थे, हरियाली का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, पहाड़ भूरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब कोसी से बस कौसानी के लिए चली तो रास्ता अलग ही था। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे से छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कोसी एक नदी का भी नाम है, कि कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। जो सोमेश्वर की घाटी है, अब उसके बारे में कवि वर्णन कर रहे हैं, हरी भरी, एक के बाद एक स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें, और कभी कभी कोसी या उसके ऊपर गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के
जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाली अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। पहाड़ों का रास्ता है वो घुमावदार रास्ता होता है। पहाड़ों का जो रास्ता होता है वह कैसा होता है? वह घुमावदार रास्ता होता है। तो कवि कह रहे हैं कि जो सोमेश्वर की घाटी है वह हरी और मखमली है। उसके अंदर जो कोसी नदी है वह कलकल करती हुई बह रही है और उसके ऊपर जो नदी नाले गिरते हैं, दूसरे नदी नाले, उनके ऊपर छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं। कभी कभी तो सड़क है जो कि निर्जन, यानी वहां पर निर्जन यानी जहां पर कोई निवास नहीं करता है, बिना जन के, निर्जन, निर यानी बिना, जन यानी आदमियों के, जहां पर कोई निवास नहीं करता है, बिना आदमियों के, उन चीड़ के पेड़ों के बीच से बस निकल रही है। और बस भी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। और वह जो सड़क है कैसी है? अजगर के समान। अजगर के समान जो सड़क है उस पर धीरे धीरे बस चली जा रही है। रास्ता कैसा लग रहा है? रास्ता सुहावना लग रहा है और उस थकावट के बाद उसका सुहानापन हमें भी तंद्रालास बना रहा है। तंद्रालास यानी ऊँघना, अंगड़ाई तोड़ना। पर जो जो बस आगे बढ़ रही है, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही है कि अब तो हम लोग कौसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए हैं, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित, सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले हमें कौसानी में अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग सीखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है ही नहीं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से भी व्यक्त करने लगे और जो जो कौसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। और सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और आगे लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि कोसी से चलते हुए हमें 18 मील हो गए। 18 मील हम कोसी से चले आए और कौसानी कितना दूर है? 6 मील दूर। लेकिन जैसा कौसानी के बारे में सुना था वैसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे कि जैसा हमने पहले कौसानी के बारे में सुना था, सोमेश्वर घाटी के बारे में सुना था, वैसा अब दिखाई नहीं दे रहे। अपने जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग भी यहाँ पर कौसानी में सीखा और उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड का आवास कौसानी के अंदर ही होता है। कि जो कौसानी यहाँ पर हमें कैसा आवास होता है? स्विट्जरलैंड के समान। लेकिन जैसा सुना था वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने कई बार शुक्ल जी से भी कहा, शुक्ल जी कौन है? प्रसन्न बदन शुक्ल जी, उनसे भी कभी कई बार कहते हैं, लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं देते हैं, बिल्कुल चुप थे। और बस ने सहसा एक मोड़ लिया जहां आगे ढाल पर चढ़ने लगी। ओके, इसका आगे का पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आपको एक बार फिर धर्मवीर भारती जी को देखना है। इनका जो उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, उस पर मूवी बन चुकी है। इनका जो उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, उस सूरज के 7वें घोड़े नाम के उपन्यास पर इनकी एक मूवी बनी है, शायद श्याम बेनेगल ने बनाई है। आप इसे एक बार जरूर पढ़ना। ओके, थैंक यू।